हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7 साइंस यानी विज्ञान का लेसन नंबर 11 जंतु और पादप में परिवहन को पढ़ेंगे। इस वीडियो से पहले लेसन नंबर 10 तक के वीडियोस बन चुके हैं। अगर आप सीटेट पेपर 2 गणित और विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज उन वीडियोज को देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही मैं बता दूं कि साइंस पेडागोजी का भी जल्दी वीडियोज आएगा, जिसमें हम बताएंगे कि साइंस जो पेडागोजी है उसके प्रश्न पूछे जाते हैं तो कहां से पूछे जाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो साइंस के वीडियोस एनसीईआरटी बुक पे चल रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व है। तो उन वीडियोस को जरूर देखिए, एक भी वीडियोस मिस मत कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है जंतु और पादप में परिवहन। जंतु और पादप, पादप मीन्स पेड़ पौधे, उनमें परिवहन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। इसमें देखा जाए तो पहला टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी किसकी आवश्यकता होती है जीवों को जीवित रहने के लिए? तो भोजन की, जल की, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। कौन कौन सी? तो याद रखिएगा, हृदय, रक्त वाहिनियां दोनों संयुक्त रूप से हमारे शरीर का क्या बनाती है? तो परिसंचरण तंत्र बनाती है। मानव शरीर में रक्त धमनियों और शिराओं में प्रवाहित होता है। मानव शरीर में जो रक्त होता है किसमें किसमें प्रवाहित होता है? तो धमनियों में, शिराओं में प्रवाहित होता है। तथा हृदय पंप की तरह कार्य करता है। और हृदय क्या करता है? पंप की तरह कार्य करता है। रक्त, सबसे पहले हम रक्त के बारे में जान लेते हैं, फिर धमनी, फिर शिरा, फिर हृदय के बारे में जानेंगे। रक्त क्या होता है? रक्त एक तरल पदार्थ या द्रव है। रक्त क्या है? एक तरल पदार्थ या द्रव समझ लीजिए उसे, जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। जो किस में प्रवाहित होता है? रक्त वाहिनियों में। रक्त वाहिनी में एक तरह का नस समझ लीजिए, जो आपके शरीर में होता है ना, उसे वाहिनी कहते हैं। तो जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, यह पाचित भोजन को छोटी आंत यानी क्षुद्रांत, ये शब्द याद रखिएगा, कभी कभी छोटी आंत दे देगा, नहीं तो अधिकतर बुक में ना क्षुद्रांत दिया जाता है। जब हम पाचन पढ़ाए होंगे तो उसमें देखिएगा, उसमें हमने उपयोग किया क्षुद्रांति। छोटी आंत को हम लोग क्षुद्रांत कहते हैं। यहाँ पे बड़ी आंत को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। अगर आप साइंस पढ़े होंगे, वो पुराने वीडियोस देखे होंगे तो जरूर आपको पता होगा। तो छोटी आंत यानी क्षुद्रांत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़े से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। फेफड़े से ऑक्सीजन को भी रक्त ही, ऑक्सीजन को कौन करता है? ऑक्सीजन को रक्त ही शरीर के कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उसका परिवहन भी करता है। रक्त क्या करता है? शरीर में से जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने के लिए भी उसका परिवहन करता है। रक्त में प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं जिसे आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और पट्टिकाणु होते हैं। अब इसमें सबसे पहले शब्द आया है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। रक्त एक द्रव है, इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं क्या रहती हैं? निलंबित रहती हैं। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का जो तरल भाग है उसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिएगा अगर आपको नोट करना होगा तो। अब हम बात कर लेते हैं लाल रक्त कोशिका के बारे में, जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्या करते हैं? आरबीसी। अब आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है ये हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वैसे तो नाम स्पष्ट है, आर से क्या होगा? रेड, और डब्ल्यू से क्या होगा? वाइट। अब आगे आप बता दीजिए। को लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी होती है, जिसमें एक लाल वर्णक होता है। जिसमें क्या होता है? एक लाल वर्णक होता है जिसे होमोग्लोबिन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? होमोग्लोबिन कहते हैं। होमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके सभी अंगों और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। होमोग्लोबिन, देखिए यहाँ शब्द याद रखिएगा, होमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके, होमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। होमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल हो जाता है। ये भी सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ से बहुत सारे सीटेट में प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न यहीं से था, होमोग्लोबिन के कारण ही रक्त
का रंग लाल होता है। रक्त लाल रंग क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए तो उससे क्या होगा? शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है, यानी वो अच्छे तरीके से ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? यही लेके जाता है हीमोग्लोबिन ही। तो उसका कमी हो जाएगा, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन अच्छे तरीके से चारों तरफ नहीं जा पाएगा, इसलिए वो कठिन हो जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC, रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं जिसे श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे रोगाणु प्रविष्ट हो जाते हैं, उसको नष्ट करने के लिए कौन आते हैं? तो WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं आते हैं उसे नष्ट करने के लिए। तो श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में NCERT बुक में इतना ही दिया है। अब हम बात कर लेते हैं पट्टी काणु के बारे में। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें पट्टी काणु यानी प्लेटलेट्स कहते हैं। अंग्रेजी में इसे प्लेटलेट्स कहते हैं या पट्टी काणु के नाम से इससे जानते हैं। इसके कारण क्या होता है? रक्त का थक्का बनना। ये भी पूछा गया प्रश्न है। इसमें फिटकरी का भी क्या उपयोग है, ये भी पूछा जाता है। उससे क्या होता है? रक्त, जैसे में आप देखा होगा आपने कि शेविंग कराने जब भी जाते हैं तो वहाँ पे फिटकरी उपयोग किया जाता है, और जहाँ कटा होता है वहाँ पे थोड़ी देर घिसने के बाद वहाँ थक्का जम जाता है। तो ये भी सीटेट में पूछा गया है कि फिटकरी का उपयोग क्यों करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे पट्टी काणु यानी प्लेटलेट्स के बारे में बताया गया है, तो इसे याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं रक्त वाहिनियां के बारे में। शरीर की रक्त वाहिनियां रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। शरीर की रक्त वाहिनियां जो होती है रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। अंततः श्वसन के समय ऑक्सीजन की ताजा आपूर्ति फेफड़ों यानी फुफ्फुसों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले आता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहां से यह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। हमारे शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। देखिए होता क्या है कि हम लोग सांस लेते हैं, नॉर्मल भाषा में समझ लीजिए, हम लोग सांस लेते हैं कि ऑक्सीजन अंदर में जाता है। उसे क्या करता है ना कि फेफड़ों में भर जाता है ताज़ा हवा जो ऑक्सीजन के साथ रहता है, फिर उसको पूरे शरीर में भेजा जाता है। भेजने के बाद जो भी फिर चारों तरफ रक्त भेज देता है, फिर उसके बाद वो जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो बाहर आता है, फिर वो फेफड़े तक आता है, फिर वो उसे हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ये चीज़ इसमें लिखा गया है। हृदय में पहले हृदय में लाया जाता है, फिर वहाँ से ये फेफड़ों में आता है। अब फेफड़ों से ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बाहर निकाल दिया जाता है। और इसके अतिरिक्त इसमें लिखा गया है हमारे शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती है। एक होता है धमनी, एक होता है सिरा। धमनियां हृदय के शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त ले जाती है। सिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। धमनियां जो होती हैं, नाम स्पष्ट रखिएगा, धमनी जो होती है वो हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त ले जाती है। रक्त ले जाने का कार्य कौन करता है, कौन सी वाहिनियां करती हैं? सीटेट में पूछा भी गया प्रश्न। तो ये धमनियां करती हैं। और कौन वापस लेके आती हैं? तो ये सिराएं करती हैं। कौन वापस लेके आती है? तो ये सिराएं करती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। कुछ अंतर भी होता है फुसफुस शब्द के कारण, वो क्यों होता है आज इस वीडियो में भी स्पष्ट करेंगे। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। हृदय से जो भी समृद्ध होता है रक्त, उसको सभी भागों में ले जाती है। क्योंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। रक्त प्रवाह जो होता है तेजी से और अधिक दाब पे होता है, अतः धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे नोट कर लीजिएगा, नोट करना होगा तो ये। अतः धमनियों की भित्तियां जो होती है मोटी और प्रत्यास्थ होती है। किसकी? धमनियां की। और ये ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में लेके जाती है। किससे? हृदय से। हृदय से लेके जाती है। ये करता कैसे है अगर आपको समझना है
तो ये हृदय हो गया। यहाँ से जहाँ भी शरीर के अंदर जाना होगा तो ये कौन लेके जाएगा, ये धमनी ही लेके जाएगी, प्रत्येक जगह लेके जाएगी धमनी। अब आते हैं हम लोग धमनी के बारे में, कुछ और भी चीज़ें लिखा गया था, जैसे नाड़ी स्पंद, इसके बारे में जान लेते हैं। दाहिने, जिसे हम दक्षिण के नाम से भी जानते हैं, को दाहिने हाथ की मध्य और तर्जनी उंगली को अपनी बाईं यानी वाम कलाई के भीतरी भाग पर रखने पर कोई स्पंदन, गति, धक-धक महसूस होती है। यह स्पंदन नाड़ी स्पंद या नब्ज कहलाता है और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। ये क्यों होता है कि धमनियों में जो रक्त प्रवाहित होता है उसके कारण होता है। प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। प्रति मिनट स्पंदों की संख्या क्या कहलाती है, स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और ये पूछा जा सकता है प्रश्न, विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 प्रति मिनट होती है। 72 से 80 प्रति मिनट होती है सामान्यतः इसका दर। अब हम बात कर लेते हैं शिराओं के बारे में। ये रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में लेके आती हैं। यहाँ पे स्पष्ट देखिएगा, ये क्या करती है, समृद्ध जो भी रक्त है कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध, उसे वापस कहाँ लाती है, हृदय में लाती है। शिराएं हृदय में लेके आती है, धमनियां हृदय से लेके जाती है ऑक्सीजन के साथ, ये कार्बन डाइऑक्साइड से लेके आएगी, ये शिराएं कहलाती है। ये क्या कहलाती है, शिराएं। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती है। शिराओं की भित्तियां जो होती हैं अपेक्षाकृत पतली होती हैं। ये क्या होती है, पतली होती हैं। और इसमें धमनी में अंतर याद रखिएगा, धमनी में हमने बताया भी कि इसे याद कर लीजिए, भित्तियां जो होती है मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं और ये क्या होती हैं, पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे बल्ब होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। अब इसमें एक बल्ब लगा होता है जिसके कारण ये जो भी इसका रक्त होता है केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होता है। अब हम बात कर लेते हैं कोशिकाएं के बारे में। कोशिकाएं शब्द याद रखिएगा, कोशिका नहीं, कोशिकाएं। देखिए कोशिकाएं के बारे में हमने एक पिक्चर भी लगा रखा है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे देखिए, ये देखिए कोशिकाओं को, कोशिकाएं को ये डिनोट कर रहा है। धमनी अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती है। धमनी क्या होती है, अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती है। ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। ऊतकों में पहुंचकर ये क्या होती है, पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं। ये पूछा जाएगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कोशिकाएं क्या होता है, आप समझेंगे ये कोशिका है, लेकिन ये याद रखिए कैसे इसको स्पष्ट किया गया है। धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती है। छोटी छोटी क्या होती है, वाही में यानी नलिका में विभाजित हो जाती है। ऊतकों में पहुंचकर, ये ऊतकों में पहुंचकर क्या होती है, अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित होती है। देखिए ये छोटी छोटी पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती है। कोशिकाएं पुनः मिलकर किसको बनाती हैं, तो ये शिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती है, जो रक्त को क्या करती है, हृदय में लेके जाती हैं। तो ये चीज स्पष्ट रखिएगा, ये छोटे छोटे में विभाजित हो जाएंगी, कोशिकाएं कहलाती हैं, पतली नलिकाओं में विभाजित हैं। फिर कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, तो शिराओं का निर्माण करती हैं। देखिए होता है कि ये कोई भी अगर जनरल भाषा में मैं कहूँ, अगर जनरल भाषा में आपको समझ में नहीं आ रहा तो अब मैं समझा देता हूँ, याद भी हो जाएगा। जैसे मैं मान लीजिए ये शरीर हुआ किसी आदमी का, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। अब इसमें एक नलिका है जो मोटी है, मोटी आ रही है, लेकिन हमको इसके प्रत्येक जगह भेजना है, ये इधर भी है इधर भी है। जाहिर सी बात है इसको एकदम पतला पतला करके, मान लीजिए ये पतला डाल जैसा है तो यहाँ पे भी एकदम पतला रस्सी जैसा भेजना पड़ेगा। यहाँ भी अंतिम तक मोटा होगा तो जाएगा ही नहीं पाएगा, क्योंकि शरीर के अंदर जा रहा है, तो इसको भी पतला होना पड़ेगा। इसी तरह ये क्या होता है, पतला पतला होता जाता है। जब पतला हो जाएगा तो ऑक्सीजन से समृद्ध इसके पास आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जब पतला बहुत पतला हो जाएगा तो जो भी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो इसको फिर से लेके जाना होगा इसको। इसलिए ये जो छोटी छोटी टूटी जाती हैं छोटी छोटी में, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं। और ये शिराएं बन जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाना है तो ये शिराओं में तब्दील होकर लेके जाती हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फुसफुस के बारे में। फुसफुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है। धमनी के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है। धमनी जो होता है वो धमनी वाहिनियां जो होती हैं वो रक्त को हृदय से चारों तरफ लेके जाती है।
चारों तरफ पूरे शरीर के भाग में लेके जाती है। लेकिन उसमें एक फुसफुस होती है, वो भी फुसफुस धमनी जो होती है वो हृदय से रक्त को लेके जाती है, लेकिन वो फेफड़े में लेके जाती है। वो हृदय से फेफड़े में जाते समय वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाती है। शरीर के प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन लेके जाती है, लेकिन उसे फेफड़े के पास लेके जाना होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाती है। थोड़ा सा पिक्चर से हम समझेंगे, जनरल बना रहा हूँ मैं। जैसे मैं सपोज कीजिए ये हो गया आपका हृदय, ये पंप कर रहा है अपना, ठीक है। अब यहाँ से ये प्रत्येक शरीर में ऑक्सीजन O2 समृद्ध ये धमनी लेके जा रही है। लेकिन यहाँ अगर हम फेफड़ा रखते हैं, फेफड़ा जानते हैं कि जो भी सांस लेते हैं वो फेफड़े में आता है, इतना पता है कि फेफड़े में वो क्या होता है, आता है। तो यहाँ ऑक्सीजन हो गया। अब जो भी रक्त है ले जाने का कार्य, देखिए ये जाने वाला तीर में बना देता हूँ, को ले जाने का जो कार्य होता है वो कौन करता है, तो एक ही उत्तर होगा, धमनी करती है। तो यहाँ पे जो फुसफुस धमनी है वो भी लेके जाती है, लेकिन वो CO2 लेके जाती है। वो क्या लेके जाती है, CO2 समृद्ध लेके जाती है फेफड़े में, क्योंकि हृदय से ले जाने वाला कार्य एक ही कर सकता है, एक ही वाहिनी कर सकता है, जिसका नाम है धमनी। तो वो उसका नाम दे दिया गया फुसफुस, जो CO2 लेके जाती है, क्योंकि रिफाइंड करना है, हृदय से ले जाने के कारण उसका नाम क्या है, धमनी है, लेकिन वो लेके क्या जाती है, CO2 लेके जाती है और फेफड़े को देती है। और जब ये रिफाइंड वगैरह जो भी है, चाहे वो ऑक्सीजन इसके साथ समृद्ध हो जाता है, तो ये एक फुसफुस सीरा होती है। क्या होती है, फुसफुस सीरा, जो हृदय में लेके आती है। ये क्या करती है, हृदय में लेके आती है फुसफुस सीरा O2 के साथ। ये बेसिक अंतर है, याद रखिएगा, फुसफुस सीरा, ठीक। यहाँ पे अपोजिट हो जाता है। ले जाने का कार्य तो ठीक है, हृदय से ले जाने का कार्य कौन करता है, हृदय से लेके जाने वाला कार्य करता है आपका धमनी। लेके आने, हृदय में ले जाके कौन मिलाने वाला कार्य करता है, वो सीरा करता है। लेकिन यहाँ पे चारों तरफ O2 लेके जाता है धमनी, लेकिन यहाँ पे फुसफुस जो धमनी होता है वो CO2 लेके जाता है। वही चीज़ लिखा भी गया होगा, इसलिए इसे सीरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़े में ले जाती है। फुसफुस सीरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में लाती है। फेफड़ा से हृदय में सीरा ही लेके आएगा, लेकिन फुसफुस सीरा उसका नाम रहेगा, और वो क्या लेके आएगा, O2 समृद्ध लेके आएगा, O2 ऑक्सीजन के साथ लेके आएगा। अब हम बात कर लेते हैं हृदय के बारे में। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। ये क्या करता है, हृदय जो होता है पंप के रूप में कार्य करता है। ये निरंतर क्या होता है, धड़कते रहता है। हमारे हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है। बिना रुके जीवन पर्यंत यानी निरंतर ये क्या करता है, रक्त को पंप करते रहता है। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। हृदय कहाँ स्थित होता है, वक्ष गुहा में, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। जो निचला सिरा होता है उसका क्या होता है, थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। हृदय का अमाप यानी साइज लगभग मुट्ठी यानी उंगलियों को भीतर की ओर अगर मोड़कर देखा जाए तो उसके बराबर होता है, मुट्ठी के बराबर होता है। उंगलियों को भीतर करके मोड़ना है। हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त आपस में न मिल जाए, इसलिए हृदय में 4 कक्षों में बटा होता है। बीटेट में भी पूछा हुआ प्रश्न है 2017 में कि जो हृदय होता है कितने कक्षों में बटा हुआ होता है, ये 4 कक्षों में बटा हुआ होता है। अब ये आपका हृदय का फोटो भी हमने लगा दिया है, यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये फुसफुस धमनी हो गया, ये महाधमनी हो गया, ये दायां आलिंद बायां आलिंद, 2 आलिंद होते हैं। जो ऊपर साइड में रहेंगे वो आलिंद होंगे। को एक होता है आपका दायां और दूसरा क्या होता है, बायां होता है। को ये हो गया बायां, ये हो गया दायां। आपका नहीं, उसका बायां दायां देखा जाता है, इसलिए आपके उल्टा दिखाई दे रहा होगा। तो ये है बायां आलिंद, ये हो गया दायां आलिंद। अब ये देखिए नीले भी 2 होते हैं, बायां नीले और ये दायां नीले। नीले नीचे होता है, आलिंद ऊपर होता है। और कैपिटल लेटर में ना, और इसलिए अ वाले को ऊपर रख दिया गया। याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। और फिर आलिंद हो जाएगा, A फॉर आलिंद, तो सबसे ऊपर हो गया। और ये नीले है, को N हो गया, को नीचे में रख दिया गया। तो बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां आलिंद, बायां नीले, दायां नीले। इसके बाद कक्षों के बीच विभाजन, ये कक्षों के बीच विभाजन के कारण ये अलग होता है। अब इसके बाद नीचे लिखा गया, ऊपरी 2 कक्ष को आलिंद कहते हैं, निचली 2 कक्ष को क्या कहते हैं, नीले कहते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त को मिलने नहीं देता है। ये बीच का विभाजन क्या करता है, दोनों को मिलने नहीं देता है। अब हम बात कर लेते हैं हृदय स्पंद के बारे में।
हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती है। हृदय के कक्ष की भित्तियां किसकी बनी होती है? याद रखिएगा, पेशियों की बनी होती है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रामित, ये भी शब्द याद रखिएगा, क्या करती हैं? लयबद्ध तरीके रूप से क्या करती है? संकुचित होती है, फिर विश्रांति करती है। क्या करती है? संकुचन और विश्रांति करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद यानी हार्ट बीट कहलाता है। ये संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर क्या कहलाता है? हृदय स्पंद कहलाता है। हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। ये जीवन के हर क्षण होता रहता है। नहीं हो तो पता चलेगा, सुनने के बाद लोग कहेंगे कि इंसान नहीं रहा। यदि हम वक्ष के बाईं तरफ हाथ रखें तो हृदय स्पंदों यानी धड़कन को महसूस कर सकते हैं। अपने बाईं तरफ सीने पे हाथ रख के देखिए, आपको महसूस होगा कि धक 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 कुछ हो रहा है। हृदय स्पंद को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कोई स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं, नामक यंत्र का हम उपयोग करते हैं। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? कि ये 70 से अधिक बार धड़कता है। इसे हम क्या करते हैं? हृदय स्पंदन दर कहते हैं। इसे हम क्या करते हैं? हृदय स्पंदन दर। अब हम बात कर लेते हैं स्टेथोस्कोप के बारे में। स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। यानी जो भी हृदय स्पंदन है, ध्वनि को उसको आवर्धित करने की युक्ति के रूप में इसका उपयोग करते हैं। जब हृदय, यहाँ पे मैंने पिक्चर नहीं लगाया है लेकिन जनरल रूप से देख लेता हूँ मैं। यहाँ पे लगा हुआ, ये देखिए स्टेथोस्कोप है। ये सीने पे रख दिया जाता है और ये कान का 2 होता है, ये दोनों कान में लगा के आराम से सुना जाता है। और ये अपने हाथ से बनाया गया है, जिसे हमने लिखा भी है, जिसे आप बना के खुद से भी सुन सकते हैं। ये क्या करता है कि सीने के पास लगाइएगा, वो बहुत कम साउंड करता है, लेकिन इसको लगाने के बाद कान में बहुत तेज ये सुनाई देता है। चलिए इसमें देख लेते हैं आगे क्या लिखा गया है। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है जिसमें एक संवेदनशील डायाफ्राम होता है। इसमें क्या होता है? एक डायाफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर 2 ईयरपीस श्रोतिका लगे होते हैं। क्या होता है? 2 ईयरपीस यानी कान में लगाने वाला श्रोतिका जिसे कहते हैं, लगे होते हैं, जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। जो एक नली द्वारा किससे जुड़े होते हैं? चेस्ट पीस से। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं से स्पंदन की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उनके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। तो इसे आप देखे भी होंगे, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए स्वयं बना के देखते हैं कैसे बनेगा। 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की कोई कीप लीजिए। अब 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास का क्या कहने का मतलब क्या है? ये पूरा दूरी इसका कितना होना चाहिए? 6 से 7 सेंटीमीटर। कीप के स्तंभ पर रबड़ की एक नली लगभग 50 सेंटीमीटर की लंबी को कसकर लगाइए। कीप की मुख पर रबड़ की एक झिल्ली या तो गुब्बारे को तान कर लगाइए और रबर बैंड की सहायता से कस दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे? रबर बैंड की सहायता से उसे कस देंगे, फिर ऐसे बना के हृदय पर रख देंगे और जो एक नली इसका बना हुआ उसके कान में लगा के आराम से सुन सकते हैं। तो यही है इसमें। अब हम बात करते हैं हृदय स्पंदन और नाड़ी स्पंद दर के बीच संबंध। दोनों के बीच क्या है? हृदय स्पंद जो होता है और फिर अपने हाथ में देखा था नाड़ी स्पंद, दोनों के बीच क्या संबंध है? नाड़ी स्पंद मतलब जो अपने हाथ में उंगली रख के देखा था ना, वो। प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में एक स्पंद उत्पन्न करता है। ये धमनियों में क्या होता है? एक स्पंद उत्पन्न करता है प्रति मिनट। धमनी में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंद दर को बताती है। यानी जितना स्पंद वो करता है वही स्पंद आपका हृदय में भी होता है। प्रति मिनट धमनी उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंद दर को बताती है। हृदय के विभिन्न कक्षों में लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। अब हम बात करते हैं विलियम हार्वे के बारे में। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे 1578-1657 नामक एक चिकित्सक ने की थी, जो अंग्रेज थे। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। ये रक्त जो होता है शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का उपवास किया गया। उन्हें परिसंचारी यानी सर्कुलेटर कहा जाता था, यानी वो सर्कुलेटर है।
उसके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया था। तथापि हार्वे के मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। वैसे भी देखा जाए तो कोई भी नया खोज होता है कि लोग उपहास ही उड़ाते हैं, उसी तरीके से इनके साथ भी हुआ। नाम याद रखिएगा, नाम क्या है? विलियम हार्वे। इन्होंने ही रक्त परिसंचरण की खोज की थी। ये कौन थे? तो अंग्रेज थे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पंज और हाइड्रा के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। स्पंज और हाइड्रा में क्या होता है? कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। हाइड्रा और स्पंज जिस जल में रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। जिस जल में रहेंगे वही उनके शरीर में प्रवेश कर उनके भोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थों को ले आता है। मतलब जब बाहर निकलेगा जल तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थों को बाहर लेके निकल आता है। कि ये स्पंज और हाइड्रा के बारे में याद रखिएगा। इसमें क्या नहीं पाया जाता? कि परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। ये पूछा जा सकने वाला प्रश्न है और सीटेट में पूछा भी गया है। अब हम बात कर लेते हैं उत्सर्जन के बारे में। अपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जो भी अपाचित यानी जो भोजन पचता नहीं है वो उसे क्या करता है? बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांश ये पदार्थ विषाक्त होते हैं। अधिकांश ये पदार्थ क्या होता है? विषाक्त होते हैं। इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन का मतलब हुआ शरीर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसे बाहर निकालने का प्रक्रिया। और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। यानी उत्सर्जन में जो भी भाग लेते हैं वो किसका निर्माण करते हैं? तो सभी वो अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 विक्र यानी गुर्दे। मानव उत्सर्जन तंत्र में पूछा जा सकता है क्या क्या शामिल होते हैं? तो उसमें होता है 2 वृक्क यानी गुर्दे, 2 मूत्र वाहिनियाँ, 1 मूत्राशय और 1 मूत्रामार्ग होता है। याद रखिएगा 2 विर्क यानी गुर्दे होते हैं, 2 मूत्र वाहिनियाँ होता है तथा 1 मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। वृक्क, मूत्र वाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था वृक्क यानी गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो उसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए यानी हटा दिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में जाता है। मूत्र वाहिनियाँ नली के आकार की होती है। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसका पिक्चर भी हमने यहाँ पे लगाया है और पिक्चर से ही एक बार सीटेट में प्रश्न पूछा था और उसमें पूछा क्या गया था कि इसको सजाना था कि ये किस तरीके से कार्य करता है। तो पहले विक्र था, विक्र के नीचे मूत्र वाहिनियाँ, फिर था क्या मूत्राशय, उसके बाद आपका मूत्र मार्ग, उसका मूत्ररंध्र सबसे लास्ट में है। तो ये जो भी डायग्राम बनाया गया इसे नोट कर लीजिए। पहले विक्र, फिर 2 नंबर में मूत्र वाहिनियाँ, 3 नंबर में ये था, 4 नंबर में ये और 5 नंबर में ये। मेरे ख्याल से वो 3 ही स्टेप दिए थे, 3 या 4 स्टेप। तो ये इसे जरूर याद कर लीजिएगा। कभी कभी किसी व्यक्ति के विक्र काम करना बंद कर देते हैं। ऐसी किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। विक्र के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त के अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति को अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम विक्र द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा लिया जाए तो उसके जीवन काल की वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छनन विधि को ये याद रखिएगा, रक्त के छनन विधि को अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। आपने सुना भी होगा डायलिसिस, अपोहन तो नहीं जानते होंगे लेकिन नाम याद रखिएगा, हिंदी में भी पूछ देता है। अपोहन या डायलिसिस के नाम से उसे जानते हैं। इसमें क्या होता है, रक्त के छानने की ये एक तरह की विधि है। अब हम बात कर लेते हैं मूत्र के बारे में।
कोई व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% क्या क्या होता है ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। ये नोट कर लीजिएगा अगर नोट करना होगा तो कौन कौन से उत्पाद होते हैं। स्वेद, गर्मियों में हमें पसीना यानी स्वेद आता है। लवण और यूरिया जल के साथ स्वेद यानी पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। और क्या क्या इसमें पाया जाता है वो नोट करके जरूर रख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं घड़े का पानी। घड़े का पानी आपने देखा होगा, घड़ों के छिद्रों से रिसकर पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में से बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। इसी प्रकार जिस प्रकार पानी ठंडा रहता है उसी प्रकार ये क्या होता है, पसीना भी हमारे शरीर को ठंडा बनाने में सहायता करता है। इसीलिए गर्मियों में हमें पसीना आता है। अब हम बात कर लेते हैं जंतुओं में उत्सर्जन। जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को गैसीय रूप, किसका रूप, गैसीय रूप, जिसमें क्या होता है, गैसीय रूप में क्या होता है, अमोनिया। याद रखिएगा गैसीय रूप में क्या होता है, अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं जो सीधे जल में घुल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मछली जो होता है अपशिष्ट उत्पादों में गैसीय रूप में क्या निकालता है, अमोनिया निकालता है। अमोनिया उत्सर्जित करते हैं और ये क्या होता है, सीधे जल में घुल जाती है। ये किस में घुल जाती है, जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये ये पक्षी, छिपकली, सर्प और कुछ जंतु जो होते हैं ये क्या उत्सर्जित करते हैं, तो अर्धघन करते हैं, जिसे हम सॉलिड के नाम से जानते हैं, सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुख्यतः श्वेत रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, ये श्वेत रंग का होता है, व्हाइट कलर का होता है, और क्या होता है, ये यूरिक अम्ल होता है। सेमी सॉलिड क्या होता है, श्वेत कलर का होता है, यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है। मानव द्वारा उत्सर्जित पदार्थ में प्रमुख क्या है, यूरिया है। पादपों में पदार्थों का परिवहन। पौधे यानी पादप अपनी जड़ों यानी मूलों द्वारा जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। जब अवशोषण करके किसे उपलब्ध कराते हैं, पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। क्यों कराते हैं, क्योंकि वो भोजन बनाती है। देखिए आगे लिखा होगा, पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाती है। सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है तथा जीव की प्रत्येक कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। किसके कारण ऊर्जा निर्मुक्त होती है, तो ग्लूकोज के विखंडन होने से। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करने में करती है। अब हम बात कर लेते हैं जड़ के विषय में। जड़ किसका भाग है, तो ये पादप का है, यानी पौधे का। पादप मूलों यानी जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में मूल रोम होते हैं। मूलों में क्या होता है, मूल रोम होता है। मूल रोम जल में घुले हुए खनिज, पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। इसे याद रखिएगा, सतह क्षेत्रफल को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे, वाहिकाएं के विषय में। वाहिकाएं विशेष कोशिका की बनी होती है जो संवहन ऊतक बनाती है। वाहिकाएं जो होती है विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जो संवहन ऊतक बनाती है। नोट कर लीजिएगा इसे। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है, ऊतक क्या होता है, ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को ये क्या करता है, संपादित करता है। जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। और पादपों में देखा जाए पदार्थों का परिवहन कौन करते हैं, को जाइलम और फ्लोएम। सबसे पहले बात कर लेते हैं जाइलम के विषय में। जाइलम जड़ से नाम है ना, तो जाइलम क्या होगा, जड़ से जो भी चीज लेके जाना होता है वो लेके जाएगा। जल और पोषक तत्वों, देखिए लिखा भी है, जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम, कोष्ठ में दारू लिखा गया, दारू कहते हैं। जाइलम चैनलों यानी नालियों का सतत जाल बना होता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है
और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। इसके बाद यहाँ पे आलू में भी एक प्रैक्टिकल करके दिखाया गया था जिसको हमने लिख दिया है। आलू की गुहा में शक्कर के घोल का स्तर बढ़ गया। यहाँ प्रैक्टिकल में कोशिकाओं में जल का परिवहन दिखाया गया है। एक आलू है, उसमें शक्कर का घोल डाला गया है, एक बीच में लोहे का पिन उसमें लगा दिया गया है और नीचे वो पानी में रखा गया है। तो उसके बाद क्या होता है प्रैक्टिकल में देखा जाता है तो आलू की गुहा में शक्कर के घोल का असर बढ़ गया है। अल्प दूरी तक जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। अल्प दूरी तक क्या होता है, जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। इसी प्रकार मृदा से जल मूल की जाइलम वहिकाओं में जाता है। इसी प्रकार क्या होता है, मृदा से जल मूल की जाइलम वहिकाओं में जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्लोएम। फ्लोएम इस जो भी भोजन वोजन बना है यानी फल वगैरह जो भी तैयार किया है, भोजन नहीं समझिए, भोजन वो चारों तरफ लेके जाती है। पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। भोजन को पादप के सभी भागों में क्या किया जाता है, ले जाया जाता है। यह कार्य का संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, वो पोषवाह कहते हैं। इसे पोषवाह के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, वाष्पोर्जन। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है, अर्थात वाष्पोर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण अभिकर्षण यानी खिंचाव विकसित हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे आप स्ट्रॉ से जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण यानी खिंचाव इसी प्रकार होता है, अर्थात वाष्पोर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा में से अवशोषित जल अभिकर्षित यानी खींचकर होकर तने और पत्तियों द्वारा पहुंचता है। वाष्पोर्जन पादप को ठंडा रखने में सहायक होता है। वाष्पोर्जन से क्या होता है, पादप को ठंडा रखा जाता है यानी पादप ठंडा रहता है। अब पढ़ लेते हैं क्या आप जानते हैं। रक्त का कोई विकल्प नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को शल्य क्रिया अथवा चोट लगने से रक्त की हानि होती है अथवा यदि कोई उसके शरीर में पर्याप्त रक्त नहीं बनता है तो तब इसकी परिपूर्ति करने का एक ही मात्र तरीका है रक्तदान करने वाले व्यक्तियों द्वारा दिए गए रक्त का दान। रक्त की सामान्यतः आपूर्ति कम होती है क्योंकि बहुत कम व्यक्ति स्वेच्छा से रक्त का दान करते हैं। यद्यपि रक्तदान करने की दाता की काम करने की शक्ति कम नहीं होती, न ही उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ता है। ये दिया गया था तो हमने लिख दिया। अब इसमें अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना चाहिए। एक तो डायरेक्ट टिक कर देंगे भोजन का परिवहन, लेकिन और भी जो है उसका उत्तर देने का ये कोशिश कीजिए। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ही टिक करना है, एक इसमें से बच जाएगा। इसके बाद दूसरा है आपका ये रिक्त स्थानों की पूर्ति जिसे आपको भरना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर लेके आएंगे, आपको बताएंगे कि किसका उत्तर क्या होगा। लेकिन हम चाहेंगे कि आप लेसन पढ़ ही चुके हैं, दोबारा अगर उत्तर नहीं दे पा रहे हैं दोबारा इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, प्रत्येक का उत्तर आपको निश्चित ही मिल जाएगा। अगले दिन हम अगले लेसन को पढ़ेंगे पादप में जनन। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।